तो कुछ किताबें होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो आपको हर एक पल महसूस कराती हैं। और फ्रैंक मैककोर्ट की एंजेलाज एशेज वो ठीक वैसी ही एक किताब है। देखिए, ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, आप इसे कह सकते हैं गरीबी में बीते एक बचपन का दर्द भरा गीत, एक माँ की हिम्मत को सलाम, और सबसे बढ़कर इस बात का सबूत कि शब्द, जी हाँ, शब्द कैसे किसी को आज़ाद कर सकते हैं। और अगर आपको इस किताब की आत्मा को समझना है ना, तो बस एक लाइन ही काफ़ी है। ये कहती है कि ये बारिश, यादों और एक खामोश बगावत से लिखी गई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन से। यहीं पर एंजेला शीहन और मिलेची मैककॉर्ट की मुलाकात होती है। पर एक मिनट, ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मजबूरी और मुश्किलों से जुड़ा एक रिश्ता था। असल में हालात ही कुछ ऐसे बने कि एंजेला को मिलेची से शादी करनी पड़ी। एक ऐसा आदमी जिसका चार्म तो था, लेकिन वो उसकी शराब की लत और मुश्किलों भरे अतीत के पीछे कहीं कहीं गुम हो गया था। और यहीं से शुरू होती है असल त्रासदी। परिवार पर पहली बहुत बड़ी चोट पड़ती है। उनकी बेटी मार्गरेट, उसकी मौत हो जाती है, और इसी के साथ अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी का जो सपना था वो भी टूटकर बिखर जाता है। इस सदमे ने एंजेला को पूरी तरह खामोश कर दिया, और मैलाची वो शराब में डूब गया। फिर क्या था, मजबूर होकर पूरे परिवार को आयरलैंड लौटना पड़ा। लेकिन ये कोई घर वापसी नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह से और भी गहरी गरीबी में भेजा गया एक बनवास था। तो वो आयरलैंड में कहाँ पहुँचते हैं? लिमरिक शहर में। और मैं आपको बता दूं, लिमरिक इस कहानी में सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा किरदार है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां बारिश कभी नहीं रुकती। ऐसा लगता है मानो आसमान खुद उनकी मुश्किलों पर रो रहा हो। और उनका घर, खैर वो तो उनकी हालत का आईना ही था। एक ऐसा घर था जहां दीवारें हर वक्त मानो रोती रहती थीं, जहां फर्श लगातार सड़ रहे थे, और छतें वो तो जैसे दुख के बोझ से ही ढह रही थीं। तो ऐसे माहौल में फ्रैंक का बचपन गुजरता है। चारों तरफ बस भूख थी, शर्म थी, और एक के बाद एक मौतें हो रही थीं। उसके दो छोटे भाई यूजीन और ओलिवर वो भी नहीं बच पाते। मतलब दुख इस परिवार का एक हिस्सा सा बन गया था। लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या है? इतनी तकलीफ के बावजूद मैककॉर्ट की लिखने के अंदाज में एक अजीब सा मजाक है, एक तरह का सटायर, जो इस दर्द को आप कह सकते हैं और भी गहरा बना देता है। और आप सोच रहे होंगे, क्या मदद के लिए कोई नहीं था? नहीं, उस मुश्किल वक्त में कोई नहीं था। न चर्च, न स्कूल। चर्च के पादरी मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, पर किसी के भूखे पेट की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। और स्कूल के टीचर्स, वो बस अनुशासन पर जोर देते थे। हमदर्दी दिखाना तो जैसे भूल ही गए थे। बात ये थी कि गरीबी को एक हालात की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि एक नैतिक कमी की तरह देखा जाता था। तो फिर फ्रैंक की असली पढ़ाई कहाँ हुई? क्लासरूम में तो नहीं हुई। उसकी असली शिक्षा हुई सड़कों पर, अपने पिता से सुनी कहानियों में, और उधार मांग कर लाई गई किताबों में। शेक्सपियर और आइलैंड की लोक कथाएं, ये सब उसके लिए एक अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण जैसी थी, एक तरह की पनाहगाह। और इसी सफर में उसकी मुलाकात कुछ बहुत खास लोगों से होती है। पहले थे मिस्टर टिम्नी। वो फ्रैंक को किताबें पढ़कर सुनाने के लिए पैसे देते थे, और यहीं से फ्रैंक को पहली बार शब्दों की असली ताकत का एहसास हुआ। फिर अस्पताल में उसकी दोस्ती होती है पैट्रिशिया मेडिगन से। दोनों को टाइफाइड था, और वो दीवार के आर पार एक दूसरे को कविताएं सुनाते थे। सच कहूं तो ये इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। ये हमें बताता है कि गहरे अकेलेपन में भी एक कनेक्शन, एक जुड़ाव कैसे मिल सकता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। फ्रैंक किशोरावस्था में पहुंचता है, और उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, एक असली कश्मकश। सोचिए, एक तरफ कैथोलिक धर्म का सिखाया हुआ पाप का डर, और दूसरी तरफ उसकी अपनी नेचुरल डिजायर्स, उसकी अपनी इच्छाएं। उसे सिखाया गया था कि दुख से ज्यादा पाप से डरो, और इसी कश्मकश में उसका जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था वो भी शर्म में बदल जाता था। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आती है थेरेसा कार्मोडी, एक लड़की जो टीबी से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उनका रिश्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही दर्दनाक भी था। और जब थेरेसा की मौत हुई, तो फ्रैंक को सिर्फ उसके जाने का दुख नहीं हुआ, उसे इस बात का गहरा अपराध बोध भी हुआ कि शायद उनका रिश्ता एक पाप था। अब हालात और बिगड़ते हैं। परिवार को एंजेला के चचेरे भाई लेमन ग्रिफिन के घर रहना पड़ता है।
और यहाँ फ्रैंक एक और बहुत मुश्किल सच्चाई का सामना करता है। वो अपनी आंखों से अपनी माँ को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चुपचाप समझौते करते हुए देखता है। ये देखकर उसे जो महसूस हुआ वो सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया पर से उसका भरोसा ही उड़ गया। वो हर उस नियम पर सवाल उठाने लगता है जो उसे बचपन से सिखाया गया था। तो अब फ्रैंक काम करना शुरू करता है, कोयला ढोने से लेकर टेलीग्राम पहुंचाने तक। उसने हर तरह का काम किया, लेकिन ये नौकरियां सिर्फ पैसे के लिए नहीं थीं। नहीं, ये असल में जिंदगी के सबक थे। हर काम उसे कुछ नया सिखा रहा था। मेहनत करने वालों की इज्जत करना, उनके साथ होने वाले शोषण को समझना और उनकी इस खामोश ताकत को पहचानना। और वो जो भी कमाता उसमें से एक एक पैसा बचाने लगा। किस लिए? अपनी आज़ादी खरीदने के लिए। देखिए, उसके लिए अमेरिका का मतलब कोई ऐशो आराम नहीं था। उसके लिए अमेरिका का मतलब था संभावना, एक मौका। उसका सपना बस इतना सा था कि वो बिना शर्म के जी सके, लिख सके और कहीं तो उसे अपनेपन का एहसास हो। और इस पूरे समय उसकी माँ एंजेला खामोशी से उसका साथ देती रही। उनका त्याग शायद किसी को दिखा नहीं, लेकिन वो हर फटे जूते और हर भूखे पेट में मौजूद था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब फ्रैंक आयरलैंड छोड़कर जाता है। लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत उदास विदाई थी। वो अपने पीछे सिर्फ अपना परिवार ही नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा, वो भी राख की तरह वहीं छोड़कर जा रहा था। कहानी का जो आखिरी सीन है वो न्यूयॉर्क में सेट है। कोई उससे पूछता है, क्या तुम्हें आयरलैंड की याद आती है? और फ्रैंक का जवाब होता है सिर्फ एक शब्द, टिस, यानी हाँ, आती है। बस ये एक शब्द। यही इस पूरी कहानी का सार है। इसमें दुख भी है, राहत भी है और एक खामोश सी उम्मीद भी छिपी है। तो सवाल ये है कि इस कहानी को इतना यादगार बनाता क्या है? चलिए, इसके कुछ गहरे मतलबों को समझते हैं। सबसे पहली बात, एक माँ का हौसला। एंजेला की जो खामोश ताकत है वही इस कहानी की नींव है। दूसरा, कहानी सुनाना, कैसे ये जिंदा रहने का एक जरिया बन जाता है। निराशा के खिलाफ फ्रैंक का हथियार और कुछ नहीं, उसकी भाषा थी। फिर आता है धर्म और पाखंड का सवाल। मतलब आस्था तो थी, पर हमदर्दी का नामो निशान नहीं था। इसके बाद है गरीबी का मनोविज्ञान, कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं लाती, वो अपने साथ शर्म और खामोशी भी लाती है। और आखिर में मजाक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। मैककॉर्ड का जो हास्य है वो सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, वो एक तरह की बगावत है। और जानते हैं, मैककॉर्ड ने जिस तरह से ये कहानी लिखी है वो भी अपने आप में कमाल है। उन्होंने पूरी कहानी को एक बच्चे यानी युवा फ्रैंक की नज़र से सुनाया है। और इसका असर ये होता है कि हम हर घटना को उसी मासूमियत और सच्चाई के साथ महसूस करते हैं। कहानी में कहीं भी कोटेशन मार्क्स नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि ये कहानी लिखी नहीं गई है, बल्कि जी गई है। ये सिर्फ घटनाओं का कोई हिसाब किताब नहीं है, नहीं, ये तो भावनाओं का एक दरिया है जो सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाता है। और इसीलिए एंजेलाज एशेज सिर्फ फ्रैंक मैककॉर्ड की कहानी नहीं रह जाती, ये उन सब की कहानी बन जाती है जिनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। ये किताब उन बेजुबानों को आवाज़ देती है, भूले बिसरों को इज्जत देती है, और हाँ, टूटी हुई चीज़ों में भी खूबसूरती ढूंढ लेती है। और खुद फ्रैंक मैककॉर्ड की जिंदगी को ही देख लीजिए ना। एक लड़का जिसे स्कूल छोड़ना पड़ा था, वही लड़का आगे चलकर अपनी लिखने की कला के लिए पुलित्जर प्राइज जीतता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लगन और शब्दों में वाकई कितनी ताकत होती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, ये किताब आज भी लोगों के दिलों को इतना क्यों छूती है? इसका असर आज भी जिंदा क्यों है? मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई की बात करती है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है हर इंसान की अपनी पहचान बनाने की चाहत, नज़रअंदाज किए जाने का दर्द, और इन सब के बावजूद अपनी आवाज़ को ढूंढ लेने का चमत्कार।